आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक नया कहानी, द हंटेड प्लेस। कहानी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आर्यन एक स्वतंत्र पत्रकार था जिसे पुरानी मान्यताओं और डरावनी जगहों की गुत्थी सुलझाने का जुनून था। साल 2024 की एक शाम उसे एक गुमनाम ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक पता और एक धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर एक पुराने पीपल के पेड़ की थी जिसकी शाखाओं से लोहे की भारी जंजीरें लटकी हुई थी। नीचे लिखा था, भानगढ़ भूल जाओ, असली नर्क रक्तपुर में है। रक्तपुर। आर्यन ने नक्शे में ढूंढा पर उसे कहीं नहीं मिला। अंततः एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड से पता चला कि ये गांव अरावली की पहाड़ियों के बीच कहीं बसा था, जिसे 1970 के दशक में वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। अपनी पुरानी जीप और रिकॉर्डर लेकर आर्यन निकल पड़ा। जैसे जैसे वो पहाड़ियों के अंदर घुसता गया, मोबाइल का सिग्नल गायब हो गया। शाम के 3 बज रहे थे, पर घना कोहरा ऐसा था मानो रात के 12 बज रहे हैं। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बुढ़िया खड़ी दिखाई दी। आर्यन ने जोर से ब्रेक मारा। बेटा, यहाँ से लौट जा। सूरज ढलने के बाद यहाँ हवाएं भी रास्ता बदल लेती हैं। बुढ़िया की आवाज़ में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी। उसके चेहरे की खाल जगह जगह से उतरी हुई थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी, मैं बस जानकारी जुटाने आया हूँ। रक्तपुर कितनी दूर है? बुढ़िया ने एक दिशा की ओर इशारा किया जहाँ सिर्फ काला घना जंगल था। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ वो रहते हैं जो मरकर भी नहीं मर पाए। जब आर्यन गांव पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। गांव के घर पत्थर के बने थे जिनमें दरवाजे नहीं थे। हर घर की चौखट पर खून से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। आर्यन ने अपनी जीप एक पुराने डाकघर के सामने रोकी। उसने टॉर्च जलाई और अंदर गया। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी गांव के आखिरी सरपंच की थी। डायरी का आखिरी पन्ना, आज 15 अगस्त 1984 है। गांव के कुएं का पानी लाल हो चुका है। कल रात महादेव के मंदिर से घंटियों की आवाज आई थी, जबकि मंदिर 10 साल से बंद है। वो जाग चुका है। तामसिक को रोकने वाला कोई नहीं बचा। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो भाग जाओ। तभी आर्यन को अपने पीछे किसी के चलने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक छत से खून की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी चीख निकल गई। छत से एक इंसानी पुतला लटका हुआ था, पर वो पुतला नहीं, सूखी हुई खाल थी। रात गहराती गई। आर्यन ने अपनी जीप चालू करने की कोशिश की, पर इंजन जाम हो चुका था। तभी पूरे गांव में एक साथ चीखने की आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें इंसानी नहीं थीं। अचानक गांव के बीचों बीच स्थित वही पुराना पीपल का पेड़ चमकने लगा। जंजीरें अपने आप हिलने लगी। आर्यन ने देखा कि अंधेरे से कुछ साए पेड़ की ओर बढ़ रहे हैं। वे सब बिना पैर के थे और हवा में तैर रहे थे। एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, 30 साल बाद एक नया मास आया है। ये तामसिक था, एक प्राचीन तांत्रिक जिसने अमर होने के लिए पूरे गांव की बलि दे दी थी और खुद एक प्रेतात्मा बन गया था। उसे अपनी शक्तियों को जीवित रखने के लिए हर 30 साल में एक शुद्ध बलि चाहिए थी। आर्यन समझ गया कि वो एक जाल में फंस चुका है। वो गांव के पुराने मंदिर की ओर भागा, क्योंकि उसे याद आया कि डायरी में लिखा था कि मंदिर ही एकमात्र सुरक्षित जगह है। पीछे साए उसका पीछा कर रहे थे। पेड़ों की टहनियां सांप की तरह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया। उसका पैर एक जंजीर में फंस गया। बचाओ, वो चिल्लाया, पर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे अपने बैग में रखा हुआ गंगा जल याद आया, जो उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे दिया था। उसने बोतल निकाली और जंजीर पर छिड़क दी। एक भयानक चीख के साथ जंजीर जलने लगी और साए पीछे हट गए। आर्यन मंदिर के गर्भगृह में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ध्यान मुद्रा में बैठा था। वो और कोई नहीं, वही सरपंच था जिसने डायरी लिखी थी। वो एक प्रेत नहीं, बल्कि एक जीवित समाधि में था जो अपनी तपस्या से तामसिक को रोके हुए था। बूढ़े ने आंखें खोली। तुम यहाँ गलत समय पर आए हो बालक। आज रात मेरी तपस्या पूरी हो रही है और मेरे बाद तामसिक को कोई नहीं रोक पाएगा। कोई तो रास्ता होगा? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। एक ही रास्ता है। तामसिक का शरीर उस पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे दबा है। अगर उसे सूर्योदय से पहले जला दिया जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर वहां तक जाना मौत को दावत देना है। सरपंच की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी तांबे की डिब्बी निकाली। इसमें शमशान की सिद्ध राख है, इसे अपने माथे पर लगा लो। इससे उन सायों को तुम्हारी गंध नहीं आएगी, लेकिन याद रखना, जैसे ही पसीना इस राख को धोएगा तुम फिर से उनके लिए शिकार बन जाओगे। आर्यन ने कांपते हाथों से राख अपने माथे पर मली। उसे एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। वो मंदिर के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। गांव का नजारा बदल चुका था। हवा में सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू थी और हर घर की
छत पर काले साए बैठे हुए थे जो गिद्ध की तरह नीचे ताक रहे थे। आर्यन दबे पांव उस निशाल पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे अपनी जीप दिखाई दी, पर वो अब मलबे का ढेर बन चुकी थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। आर्यन रुका। एक छोटी बच्ची कुएं के पास खड़ी रो रही थी। उसका मन हुआ कि वो उसकी मदद करे, पर तभी उसे सरपंच की बात याद आई। वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। उसने टॉर्च की रोशनी उस बच्ची पर डाली। बच्ची ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा नहीं था, बस एक सपाट मांस का लोथड़ा था जिसमें सिर्फ एक बड़ी सी आंख बीच में धंसी थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना पीछे मुड़े जंगल की तरफ भागा। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के करीब पहुंच रहा था, जंजीरों के आपस में टकराने की आवाज तेज होती जा रही थी। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पेड़ के पास पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि वहां की जमीन धड़क रही है, जैसे किसी विशाल राक्षस का सीना हो। उसने कुदाल उठाई और जड़ों के बीच खुदाई शुरू की। जैसे ही उसने पहला प्रहार किया, पूरा गांव एक भयानक चीख से गूंज उठा। तामसिक को पता चल गया था कि उसकी कब्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है। जमीन के अंदर से काला खून निकलने लगा। आर्यन घृणा और डर से भर गया, लेकिन वो रुका नहीं। करीब 3 फीट नीचे उसे एक नर कंकाल मिला जो काले मखमल के कपड़े में लिपटा था। उसके गले में वही तांत्रिक चिन्ह था जो घरों की चौखटों पर बना हुआ था। रुक जाओ नश्वर, एक आवाज उसके दिमाग के अंदर धमाके की तरह गूंजी। आर्यन ने ऊपर देखा। साए अब एक विशाल काले बादल की तरह उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उन बादलों के बीच से एक धुंधली आकृति उभरी। लंबा कद, धसी हुई आंखें जिनमें अंगारे दहक रहे थे, और हाथ के नाखून खंजर जैसे लंबे थे। ये तामसिक था। तुम इसे जलाओगे? जिस शरीर को मैंने सदियों की साधना से सींचा है, उसे एक मामूली इंसान खाक करेगा। तामसिक ने अट्टहास किया। आर्यन ने पेट्रोल की बोतल निकाली, पर उसके हाथ कांप रहे थे। तामसिक ने हाथ हवा में लहराया और आर्यन एक झटके में उड़कर दूर जा गिरा। उसके माथे से खून बहने लगा, जिससे सिद्ध राख धुल गई। अब वो सायों के सामने नंगा था। हजारों ठंडे हाथ उसकी गर्दन, उसके पैरों और उसकी छाती को जकड़ने लगे। आर्यन की चेतना खो रही थी। तभी उसे अपनी जेब में रखी वो पुरानी डायरी महसूस हुई। उसने आखिरी पन्ने को ध्यान से नहीं पढ़ा था। उसने अपनी धुंधली नजरों से पन्ना पलटा। वहाँ खून से कुछ मंत्र लिखे थे और नीचे लिखा था, तामसिक को आग नहीं बल्कि विश्वास और पवित्र रक्त मार सकता है। आर्यन ने अपनी हथेली पर कुदाल से कट लगाया। उसने अपना खून उस कंकाल पर छिड़का और गायत्री मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही पवित्र रक्त और मंत्र का मिलन हुआ, कंकाल से नीली लपटें निकलने लगी। तामसिक हवा में तड़पने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। पूरा जंगल कांपने लगा। पेड़ की जंजीरें टूट टूट कर गिरने लगी। जो साए आर्यन को जकड़े हुए थे, वे धुएं में बदलने लगे। जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था, पर अब वहां न तो कोई जंजीरें थी, न ही वो भारी बन। पेड़ अब सूख कर ठूंठ बन चुका था। उसने गांव की ओर देखा। जो घर पत्थर के और डरावने थे, अब वो खंडहरों में तब्दील हो चुके थे, जैसे सदियों पहले वीरान हो गए हों। वहां न तो कोई कुआं था और न ही वो डाकघर। वो लड़खड़ाते हुए अपनी जीप की जगह पहुंचा। वहां उसकी जीप बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, जैसे उसे किसी ने छुआ तक ना हो। आर्यन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। सिग्नल वापस आ गए थे। उसने अपना रिकॉर्डर चेक किया। उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिवाय एक 4 घंटे के लंबे सन्नाटे के। लेकिन जब उसने आखिरी 30 सेकंड सुने तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रिकॉर्डर में एक धीमी फुसफुसाती आवाज आ रही थी। शुक्रिया आर्यन, तुमने मुझे इस पुराने शरीर से आजाद कर दिया। अब मुझे एक नया जवान शरीर मिल गया है। आर्यन ने कांच में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और उनकी जगह वही दहकते हुए अंगारे थे जो उसने तामसिक की आंखों में देखे थे। वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट आर्यन की नहीं थी। रक्तपुर का शाप खत्म नहीं हुआ था। वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो गया था। आर्यन, या जो अब आर्यन के शरीर में था, जीप स्टार्ट करके शहर की ओर बढ़ चला, एक नया शिकार खोजने। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों का रेला था, लेकिन आर्यन की जीप में एक अजीब सी ठंडक थी। उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा नहीं था, फिर भी वहाँ का तापमान 0 से नीचे महसूस हो रहा था। आर्यन, या कहें कि वो शरीर जिसे अब तामसिक नियंत्रित कर रहा था, शहर की जगमगाती लाइटों को घृणा से देख रहा था। इतने सारे लोग, इतनी सारी बलि। आर्यन के गले से एक दोहरी आवाज निकली। वो सीधे अपने अपार्टमेंट पहुंचा। उसका रूममेट समीर सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। ओ भाई, तू वापस आ गया? फोन क्यों बंद था तेरा? और ये तेरी आंखों को क्या हुआ? लाल क्यों है इतनी? आर्यन ने अपनी नजरें झुका ली और चश्मा पहन लिया। बस थकान है समीर, रक्तपुर ने नींद नहीं आई। समीर ने ध्यान दिया कि आर्यन के चलने की आहट नहीं हो रही थी। वो
फर्श पर पैर घसीट नहीं रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से आधा इंच ऊपर तैर रहा हो। पर समीर ने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात के 2 बजे समीर को प्यास लगी। जैसे ही वो किचन की ओर बढ़ा, उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे मांस सड़ रहा हो। उसने देखा कि फ्रिज का दरवाजा खुला था। आर्यन फ्रिज के सामने बैठा था। उसके हाथ में कच्चा मांस था, जिसे वो बड़े चाव से खा रहा था। समीर की चीख निकलते निकलते रह गई। आर्यन, ये क्या कर रहा है तू? बीमार हो जाएगा। आर्यन धीरे से पलटा। अंधेरे में उसका चश्मा नीचे गिर गया। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं थी, बल्कि उनमें से काला धुआं निकल रहा था। समीर, मुझे बहुत भूख लगी थी, पर इस ठंडे मांस से प्यास नहीं बुझती। आर्यन की आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। समीर पीछे हटा, पर पीछे कोई दीवार नहीं थी। अचानक उसे लगा कि कमरे की परछाइयां लंबी हो रही हैं और उसे चारों तरफ से घेर रही हैं। आर्यन के हाथ के नाखून अचानक बढ़ने लगे। तुझे पता है समीर, रक्तपुर के लोग बहुत कड़वे थे, पर तेरा खून मीठा होगा। अगले ही पल कमरे की बत्तियां बुझ गईं, सिर्फ एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी और फिर भयानक सन्नाटा। अगले दिन अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। समीर गायब था। पूरे कमरे में खून के छींटे थे, पर कोई लाश नहीं थी। इंस्पेक्टर राजवीर, जो अपनी सख्त मिजाजी के लिए जाने जाते थे, केस की जांच कर रहे थे। सर, यहाँ कोई संघर्ष के निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे समीर को किसी ने हवा में ही गायब कर दिया, एक सिपाही ने कहा। राजवीर की नज़र कोने में पड़े एक रिकॉर्डर पर पड़ी। उसने प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डर में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में एक अजीब सी घड़घड़ाहट की आवाज़ थी, जैसे कोई भारी जंजीर लोहे पर घिस रही हो। तभी आर्यन वहां पहुंचा। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इंस्पेक्टर, मेरा दोस्त कहाँ है? राजवीर ने आर्यन की आंखों में देखा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक गहरी अंधी खाई में झांक रहा हो। हम ढूंढ रहे हैं, पर मिस्टर आर्यन, आपकी शर्ट के कॉलर पर ये काला दाग क्या है? आर्यन ने छू कर देखा। वो कालिख थी, वही राख जो तामसिक के जलते हुए कंकाल से उड़ी थी। ये सिर्फ धूल है इंस्पेक्टर। आर्यन अब शहर के उन कोनों में जाने लगा जहां लोग कम थे। वो धीरे धीरे शहर के नीचे की पुरानी सुरंगों और गंदे नालों के नेटवर्क में अपना बसेरा बनाने लगा। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शुद्ध आत्माओं की जरूरत थी। एक रात उसने शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। वहां उसे वो शक्तियां मिल सकती थीं जो उसे पूर्ण रूप से तामसिक बना देंगी। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंचा, वहां की रूहें थरथराने लगी। सदियों पुराने मुर्दे अपनी कब्रों के अंदर सुबकने लगे। तामसिक ने एक पुरानी कब्र पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक जमीन फटी और वहां से वही जंजीरें बाहर निकली जो रक्तपुर के पीपल के पेड़ पर थीं। अब ये शहर मेरा मंदिर बनेगा, तामसिक ने जोर से कहा। इंस्पेक्टर राजवीर को शक हो चुका था कि आर्यन उस सामान्य इंसान से बहुत अलग है जो वो पहले था। उसने एक पुराने जानकार अघोरी बाबा से संपर्क किया। बाबा ने आर्यन की तस्वीर देखते ही उसे आग में फेंक दिया। ये इंसान नहीं है राजवीर, ये एक असुर प्रेत है। इसने रक्तपुर की उस कैद को तोड़ दिया है जिसे पूर्वजों ने सदियों पहले बनाया था। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे शहर को छाया लोक में बदल देगा। कैसे रोकें इसे? उसके पुराने शरीर की राख। अगर तुम उसके वर्तमान शरीर पर उसके पुराने शरीर की जलती हुई राख छिड़क सको तो वो अपनी शक्ति खो देगा। पर याद रहे, वो तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। वो तुम्हारे अपनों की आवाज में तुम्हें बुलाएगा। राजवीर और अघोरी बाबा उस कब्रिस्तान पहुंचे जहां तामसिक अपनी अंतिम पूजा कर रहा था। पूरा शहर बादलों से ढका था, हालांकि मौसम विभाग ने साफ आसमान की भविष्यवाणी की थी। वहां पहुंचते ही राजवीर ने देखा कि समीर, जिसकी तलाश थी, एक पेड़ से लटका हुआ था, पर वो जीवित था। उसकी आंखों में दहशत थी। राजवीर, भाग जाओ, समीर चिल्लाया। अचानक आर्यन यानी तामसिक अंधेरे से प्रकट हुआ। राजवीर, तुम यहाँ अपनी मौत लेकर आए हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक खास जगह बनाई है। तामसिक ने हाथ हवा में लहराया और राजवीर को अपनी मृत बेटी की आवाज सुनाई दी। पापा, बचाओ मुझे, यहाँ बहुत अंधेरा है। राजवीर के हाथ से राख की थैली गिरने ही वाली थी कि अघोरी बाबा ने उसके कान में मंत्र फूंका। भ्रम है ये, आंखें बंद करो और वार करो। राजवीर ने अपनी पूरी ताकत से वो राख आर्यन के चेहरे पर फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ। आर्यन का शरीर नीली ज्वालाओं में जलने लगा। तामसिक की रूह उस शरीर से बाहर निकलकर तड़पने लगी। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं हर उस इंसान के अंदर हूँ जिसमें लालच और डर है। तामसिक की आखिरी चीख गूंजी और वो धुएं में विलीन हो गया।
सुबह हुई। राजवीर ने आर्यन के जलते हुए शरीर को देखा। अब वो मर चुका था। समीर को बचा लिया गया। कुछ महीनों बाद राजवीर अपनी मेज पर बैठा था। उसने फिर वही रिकॉर्डर सुना जो उसे उस दिन अपार्टमेंट में मिला था। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। तभी रिकॉर्डर से एक धीमी आवाज आई, राजवीर, तुमने क्या सोचा था? राख से सिर्फ शरीर जलता है, साया नहीं। राजवीर ने कांच में देखा। उसकी अपनी आंखों के पीछे एक धुंधला सा काला साया तैर रहा था। उसने एक ठंडी मुस्कान दी। राजवीर के अंदर कुछ बदल रहा था। पहले उसे सिर्फ रात में डर लगता था, लेकिन अब उसे अंधेरे से प्यार होने लगा था। वो घंटों अपने ऑफिस की लाइट बंद करके बैठा रहता। उसकी सुनने और सूंघने की शक्ति असाधारण हो गई थी। वो फाइलों को छुए बिना बता सकता था कि किस अपराधी ने झूठ बोला है। शहर में अचानक रहस्यमयी मौतें बढ़ गईं। मरने वाले सब खूंखार अपराधी थे, जिनके शरीर पर ना तो गोली का निशान था और ना ही जहर का। वे सब सदमे से मरे थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं, मानो उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। अघोरी बाबा को कुछ आभास हुआ। वो राजवीर के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर का मंजर देखकर अघोरी की रूह कांप गई। राजवीर दीवार पर खून से वही पुराने चिन्ह बना रहा था जो रक्तपुर के घरों पर थे। राजवीर, रुक जाओ, तुम तामसिक को अपने अंदर जगह दे रहे हो, बाबा चिल्लाए। राजवीर धीरे से पलटा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। बाबा, तामसिक बुरा नहीं था, वो सिर्फ न्याय करता था। मैं भी वही कर रहा हूँ, शहर के कचरे को साफ कर रहा हूँ। राजवीर ने अब अपराधियों को गिरफ्तार करना बंद कर दिया था। वो उन्हें उठाता और उसी पुरानी सुरंग में ले जाता जहाँ तामसिक ने अपना अड्डा बनाया था। वहाँ वो उनकी आत्माओं को शुद्ध करने के नाम पर तामसिक की शक्तियों को खिलाता। एक रात उसने शहर के सबसे बड़े माफिया कालिया को पकड़ा। कालिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो। राजवीर की आवाज़ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पैसे? रूहों की दुनिया में कागज के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं होती कालिया। राजवीर ने जैसे ही अपना हाथ कालिया के सीने पर रखा, कालिया का शरीर काला पड़ने लगा। उसकी रूह खींचकर राजवीर के अंदर समा गई। राजवीर की ताकत अब और बढ़ गई थी। वो अब इंसानी सीमाओं से बाहर निकल चुका था। अघोरी बाबा समझ गए कि राजवीर को अब साधारण मंत्रों से नहीं रोका जा सकता। उन्होंने महामृत्युंजय अनुष्ठान शुरू किया। वो जानते थे कि अगर तामसिक ने राजवीर के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो वो अजेय हो जाएगा। बाबा ने समीर को बुलाया, जो अब सदमे से उभर चुका था। समीर, तुम्हें राजवीर के घर में छिपी उस पुरानी डायरी को ढूंढना होगा। आर्यन उसे अपने साथ लाया था। उस डायरी के आखिरी पन्नों में ही इस अभिशाप को नष्ट करने की विधि है। समीर डरते डरते राजवीर के घर में घुसा। वहां उसे हर तरफ सड़ते हुए मांस की गंध आई। तभी उसे एक अलमारी के पीछे वो पुरानी डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी उठाई, राजवीर वहां प्रकट हो गया। समीर, मेरा पुराना दोस्त, तुमने अभी तक अपनी जान की कीमत नहीं समझी। राजवीर की आंखों से काला धुआं निकल रहा था। राजवीर ने समीर की गर्दन पकड़ ली। समीर का दम घुटने लगा, पर उसने अपनी पूरी ताकत से डायरी का वो पन्ना फाड़ा जिस पर आत्मा के विसर्जन का मंत्र लिखा था। राजवीर सर, इसे पढ़िए, आप एक अच्छे इंसान हैं, समीर ने चिल्लाकर कहा। उस पन्ने पर राजवीर की बेटी की एक पुरानी तस्वीर भी लगी थी, जो आर्यन ने अपनी जांच के दौरान कहीं से खोजी थी। तस्वीर देखते ही राजवीर के अंदर का इंसान जाग उठा। तामसिक की रूह और राजवीर की आत्मा के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। भागो समीर, यहाँ से भागो, राजवीर की असली आवाज गूंजी। अचानक राजवीर ने अपने ही सीने में हाथ डाल दिया, मानो वो अंदर बैठी उस काली शक्ति को बाहर खींचना चाहता हो। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। एक भयानक विस्फोट हुआ और राजवीर का घर मलबे में तब्दील हो गया। जब धुआं छटा तो वहाँ कुछ नहीं था, न राजवीर न तामसिक, बस राख का एक ढेर और वो पुरानी डायरी बची थी। समीर मलबे के पास खड़ा रो रहा था। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है। पुलिस आई, जांच हुई, पर राजवीर का कोई सुराग नहीं मिला। सालों बीत गए। रक्तपुर अब एक भूली हुई कहानी बन चुका था। समीर अब एक लेखक बन गया था। उसने ये पूरी कहानी एक किताब में लिखी। एक शाम जब समीर अपनी किताब की सफलता का जश्न मनाकर घर लौट रहा था, उसे सड़क के किनारे वही बुढ़िया मिली जो आर्यन को मिली थी। बेटा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बुढ़िया ने दांत विहीन हंसी हंसते हुए कहा। समीर ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? बुढ़िया ने एक अंधेरी गली की ओर इशारा किया। वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने पुलिस की वर्दी पहनी थी, पर उसका चेहरा साये जैसा धुंधला था। उसने समीर की ओर देखकर अपना हाथ हिलाया। समीर ने देखा कि उसकी अपनी छाया यानी शैडो उससे अलग होकर उस आदमी की ओर बढ़ रही थी। अभिशाप कभी नहीं मरता, वो बस अगला पन्ना पलटने का इंतजार करता है।